हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, संवेग और गति का दूसरा नियम, जो न्यूटन का ही मतलब आप कह सकते हो दूसरा नियम है। तो जैसे पहले नियम से पहले इनर्शिया पढ़ा था, दूसरे नियम से पहले हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो है मोमेंटम यानी संवेग। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अगर हम कुछ भी काम कर पा रहे हैं ना, काम इन द सेंस मैं बोलने की बात नहीं कर रही हूँ कि खड़े होके हम बोल रहे हैं, नहीं। काम मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें चलना फिरना, एनर्जी खर्च हम कर रहे हैं चलकर, मतलब हम प्रॉपरली कोई काम कर रहे हैं, तो वो हम कर पा रहे हैं मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम बेसिकली है क्या? देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं चल फिर के, दो कारण है, एक तो हमारा द्रव्यमान है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ मास है तो उसकी वजह से, दूसरा हम चल रहे हैं, हमारे अंदर कुछ वेग है, कुछ हमारी वेलोसिटी है। तो इन दो को कंबाइन अगर आप कर दोगे तो ही आप काम कर पाओगे, कोई भी एनर्जेटिक वाला, चलने फिरने वाला। तो उसको आप क्या बोलते हो? संवेग। यानी इसको डिनोट करते हैं पी से, और ये होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर, यानी द्रव्यमान गुना वेग। पहली चीज। दूसरी चीज, इस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है कि आप किस डायरेक्शन में, मतलब आप चल रहे हो, आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। देखो, एक बहुत सिंपल सी, मैं मोमेंटम को समझाने के लिए हमेशा एक ही एग्जांपल लेती हूँ, शायद इसलिए क्योंकि ये टॉपिक या फिजिक्स एक ऐसी चीज थी स्टार्टिंग में जो शायद मुझे कभी समझ नहीं आती थी। तो जब तक आप कोई चीज ऐसी ना समझ लो कि आप एक्सप्लेन कर पाओ, दैट मीन्स वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। तो एक ही एग्जांपल शायद मुझे मेरे टीचर्स ने दिया था, जो आज मैं आप लोगों के आगे बोल रही हूँ, कि मान लो आपको एक कील को ठोकना है दीवार में, आपको एक नेल, यू हैव टू इंसर्ट अ नेल इन अ वॉल, ठीक है, इनसाइड द वॉल। हाउ विल यू डू इट? इज इट पॉसिबल? अगर आप क्या करो, आपने नेल पकड़ ली है, आपने कील पकड़ ली है, और आपने जो हैमर लिया है, हथौड़ा लिया है, बस वो रख दो, वो नहीं ठोकेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हैमर है तो मास तो आपके पास है, पर आप वेलोसिटी नहीं दे पा रहे। काम करने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। अच्छा, लेट मी चेंज द सिनेरियो। कील आपने फिर से पकड़ ली, अब की बार हैमर नहीं लिया, हथौड़ा नहीं लिया, पतला सा पेन लिया और उससे बहुत तेज से मार रहे हो, तो वेलोसिटी अब आपने दे दी, लेकिन अभी भी कील नहीं ठोकेगी। क्यों? बिकॉज मास इज मिसिंग। अब की बार द्रव्यमान नहीं है। तो काम को अगर आपको करना है, क्या काम करना था? कील को ठोकना था, तो कुछ ऐसा काम था जिसके लिए मूवमेंट जरूरी है। आप तभी कर सकते हो जब उसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा, संवेग होगा, जो किस किस के मल्टीप्लीकेशन से निकलता है? मास और वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या होगी? खुद देखो, मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी एसआई इकाई होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखो इसका रोल क्या है, पहले मैं ये बताती हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम है, बहुत ज्यादा संवेग है, और मैं काम कर रही हूँ, और एकदम से कोई आके एकदम मुझे रोक दे। खुद दिमाग लगाओ, किसी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी और एकदम उसे रोकोगे तो क्या होगा? वो एनर्जी कहीं और निकलेगी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको दिखेगी। ये था न्यूटन का दूसरा नियम, कि जितना जल्दी मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करोगे, जितना जल्दी चेंज लाने की कोशिश करोगे कि एकदम चेंज हो जाए, उतना ही ज्यादा वो अपना रूप बदल लेगा, वो अपनी फॉर्म बदल लेगा, और वो आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा? फोर्स की फॉर्म में दिखाई देगा। छोटा सा एग्जांपल, एक कार बहुत तेज स्पीड से आ रही है, डिवाइडर था, टकरा गई, क्या होगा? कार खत्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। क्यों? बहुत हाई मोमेंटम था, एकदम रुक गई, है ना। लेकिन वहीं पे बहुत धीरे धीरे कार चल रही थी, टक्कर लग गई, क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस डेंट पड़ेगा। क्यों? मोमेंटम बहुत धीरे था, और इतना टाइम मिल गया कि वो चेंज हो सके। अब देखो मोमेंटम, ये रहा, न्यूटन के दूसरे नियम पे आते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में जितने टाइम में परिवर्तन लाओगे, तो जितना कम टाइम कोशिश करोगे ना, जितनी जल्दी हो जाए, यानी कम टाइम, उतनी ज्यादा फोर्स बनेगी, उतना ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमेशा ध्यान रखना,
फोर्स बनती है जब भी मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के साथ साथ। बस इतना है, टाइम बहुत कम करने की कोशिश करोगे कि बहुत जल्दी चेंज आ जाए, फोर्स बहुत ज्यादा बनेगी। इसीलिए जब भी हम काम करते हैं ना और हम कोशिश करते हैं हमें अपनी फॉर्म बदलनी है, हम आराम से चेंज करने की कोशिश करते हैं, वरना हमें चोट लग जाएगी क्योंकि फोर्स बनेगी। जितने कम टाइम में करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा गलतियां करते हैं, ऐसे याद रखो, उतनी ज्यादा फोर्स बनेगी। देखो कैसे, और इससे मतलब मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो दो कार, ये कार थी, ठीक है, ये कार यहां से यहां गई, ये ए पोजीशन थी इसकी और ये बी पोजीशन है, ठीक। तो जब कार एक जगह से दूसरी जगह पर गई तो हुआ क्या भाई, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, स्पीड चेंज हुई होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम यानी संवेग भी बदल गया। तो मैंने मान लिया ए वाले पॉइंट पर भी और बी वाले पॉइंट पर भी द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान तो नहीं बदल सकता ना किसी भी चीज का, लेकिन उसके वेग बदल गया। पहले उसकी वेलोसिटी v1 थी, अब उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। या एक काम करो, स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग था u, उसी से डिनोट करते हैं ना हम इसको, और अंतिम वेग था v। और ये जो चेंज आया है कितने चेंज के अंदर आया है, t टाइम के अंदर आया। अब देखो कैसे, मैं ये देख रही हूं मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा, यानी संवेग में कितना परिवर्तन आया होगा। बहुत आसान है, यहाँ पे मोमेंटम निकाल दो फाइनल वाला, या मोमेंटम निकाल दो स्टार्टिंग वाला। मोमेंटम कैसे निकलता है, संवेग कैसे निकलता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से ही तो निकलता है ना। तो कितना चेंज आया होगा भाई, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके पता लग जाएगा। आप घर से चले 1000 रुपए थे, आप जब मार्केट से आए तो आपके पास 200 रुपए बचे, तो कितने खर्च करे, माइनस करके पता लगेगा ना, 800 रुपए खर्च करे। सेम जब चले तो ये मोमेंटम था, बाद में इतना रह गया, या क्या पता। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती ही है, घटती तो है नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो मैंने माइनस करके देख लिया कि इतना मोमेंटम में चेंज आया, इतना संवेग में चेंज आया। अब इस नियम ने क्या कहा था कि टाइम के साथ जब भी चेंज आएगा, यानी टाइम मुझे साथ में इसके लेना है, तो फोर्स बनेगी। तो बेसिकली मैं बस ये देखना चाह रही हूं, इस नियम के अकॉर्डिंग फोर्स बनती है जब भी क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के साथ साथ। मोमेंटम में चेंज ये था टाइम के साथ साथ, इस नियम ने ये बताया था। अब देखो मैं m कॉमन ले सकती हूं। अब ये टॉपिक पे अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। ये जो फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, ये होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला आया F इज इक्वल्स टू ma, जो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जो न्यूटन के सेकंड नियम ने, सेकंड लॉ ने हमको दिया था, F इक्वल्स ma। तो ये बताता है जितना कम टाइम होगा उतनी फोर्स ज्यादा बनेगी, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी कम फोर्स बनेगी, और हमें उतना ही नुकसान कम पहुंचेगा। तो इसका डेरिवेशन मैंने डाल रखा है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, एक बार पढ़ लीजिएगा, बट ये करने की जरूरत नहीं है प्रॉपरली। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डाल रखे हैं विद आंसर, तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला, जब भी बाउंसर आती है एकदम बिल्कुल मुंह पे बॉल आती है, तो जो बैट्समैन है वो झुक जाता है नीचे, क्यों? देखो जो क्रिकेट बॉल होती है ना वो इतनी ज्यादा भारी नहीं होती, बट बहुत तेज स्पीड से डालते हैं बॉलर, तो मोमेंटम संवेग अपने आप हाई हो गया ना। सोचो अब अगर टकरा गई सर से, तो मोमेंटम एकदम जीरो, जो संवेग है वो एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉल तो टकरा गई। तो जब इतने कम टाइम अगर लेगा वो जीरो होने में, तो फोर्स उतनी ज्यादा बनेगी, और वो फोर्स कहाँ लगेगी, मेरे सर पर, यानी बैट्समैन के सर पर, और उसका सर फट जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए ताकि वो झुक जाता है कि बॉल उससे टकराए ना। तो बॉल भारी नहीं होती, लेकिन जब तेज स्पीड से फेंकोगे तो बहुत तेज संवेग आ जाता है, और वो बल्लेबाज को चोट पहुंचा सकता है। अगला, कराटे प्लेयर है,
टाइल्स रखी है एक के ऊपर एक हाथ से वो सब तोड़ देता है। कैसे? सेम, हमारे हाथ में भी ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन वो इतनी तेज स्पीड से मारता है कि इसका संवेग मोमेंटम बहुत हाई हो गया। ये टाइल्स रखी हुई थी, जैसे ही वो हिट करता है ना, तो उसका मोमेंटम जो बहुत तेज था वो एकदम जीरो हो गया। तो जब भी मोमेंटम, संवेग एकदम चेंज होगा, फोर्स बहुत ज्यादा बनती है, तो वो बहुत ज्यादा फोर्स किस पे लगेगी? टाइल पे लगेगी, और टाइल सारी टूट जाएंगी। वो अपना हाथ बहुत तेज लेकर आता है, जिसकी वजह से मोमेंटम लार्ज हो जाता है, संवेग बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, और जैसे ही उसने हिट किया तो वो जीरो हो जाता है बहुत कम टाइम में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फोर्स बनती है, बहुत ज्यादा बल लगता है। Why is it easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same speed? अगर आप टेनिस बॉल को रोकने की कोशिश करोगे आराम से रोक पाओगे, क्रिकेट बॉल को नहीं रोक पाओगे। क्यों? देखो, सेम रीजन, टेनिस बॉल बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, तो मोमेंटम कम है, आराम से रोक सकते हो। क्रिकेट बॉल भारी तो होती है, मतलब टेनिस बॉल के कंपैरिजन में काफी भारी होती है, तो इसलिए अगर उसको रोकने की कोशिश करोगे हाथ पे चोट लग सकती है। चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दो बॉल थी, एक प्लास्टिक की और एक रबड़ की। इमेजिन करो, दोनों का सेम मास है, द्रव्यमान सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इक्वल स्पीड है, तो बिल्कुल इक्वल उनकी स्पीड हो गई, डायरेक्शन भी सेम है, सब कुछ सेम है। दोनों हमने बॉल फेंकी, सामने दीवार से टकरा गई। तो क्वेश्चन में बस ये पूछ रहे हैं, बताओ कौन सी बॉल दीवार पे ज्यादा संवेग देगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? जब दोनों का सेम द्रव्यमान है, सेम वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है, फर्क ही नहीं पड़ता एक प्लास्टिक की एक रबड़ की है। आपने इमेजिन करी होगी प्लास्टिक के अंदर से खोखले वाली होलो, रबड़ के अंदर से भरी हुई, तो आपको लग रहा होगा रबड़ की भारी बॉल होगी और वो ज्यादा संवेग देगी, ज्यादा चोट पहुंचाएगी। पर इन्होंने कहा दोनों का मास इक्वल है, द्रव्यमान दोनों का बराबर है, तो दोनों इक्वल मोमेंटम देंगी, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान और वेग बराबर है। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिकेट बॉल आ रही थी बहुत ऊंची, फास्ट, तो जब कोई भी बॉलर या कोई भी फील्डर कैच करता है ना, वो अपना हाथ नीचे लेकर जाता है। क्यों? अब ध्यान से समझना, बॉल आ रही थी बहुत तेज स्पीड से, ठीक है, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, संवेग ज्यादा हो गया। अगर आप हाथ ऐसे रखोगे सीधा, बस ऐसे ही, बॉल आएगी और एकदम से इतना तेज मोमेंटम जीरो, और जीरो अगर एकदम होगा तो बहुत ज्यादा फोर्स बनेगी और हाथ पे लगेगी, हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी, चोट लगी जाएगी, ऐसा हो सकता है हड्डी भी टूट जाए। अब आपने क्या करा, जैसे ही बॉल आई आप हाथ नीचे लेके आए, इससे क्या होगा? मोमेंटम जीरो एकदम नहीं होगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हो आराम से, मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होगा। टाइम बढ़ा दिया ना, टाइम के बढ़ते ही फोर्स कम बनेगी, बल बहुत कम बनेगा और आपको चोट नहीं पहुंचेगी। तो ये है आपका रीजन। तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों किया, तो दो आंसर हो सकते हैं। टू इंक्रीज द टाइम, टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइम बढ़ाने से क्या होगा? फोर्स, लेस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। टाइम अगर ज्यादा होगा तो लेस फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो दोनों आंसर्स बिल्कुल सही हैं इसके। या फिर मोमेंटम जो जीरो होगा बहुत कम टाइम में होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम में जीरो होगा, मतलब आप समझ रहे हो, इन्होंने ये लिखा है टाइम जो है वो हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि स्मॉल फोर्स लगे। तो ये दो रीजन है इसके जो आप इसके आंसर में दोगे। नेक्स्ट, एथलेटिक्स मीट होती है, तो जो हाई जंप करते हैं ऊपर से नीचे, या तो रेता रखते हैं या कुशन रखते हैं। क्यों? सेम, हाई जंप जब करते हैं तो इतनी ऊंचे से आते हैं, इतनी तेज स्पीड में आते हैं, फिर हम लोगों में द्रव्यमान यानी मास भी होता ही है, तो जब मोमेंटम इतना हाई है, इतनी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आते ही अगर सिंपल सीमेंट वाला रोड होगा, हमारा मोमेंटम एकदम जीरो, इतनी ज्यादा फोर्स बनेगी, हमारी हड्डियां टूट सकती हैं, हमें चोट लग सकती है। अब आपने क्या करा, कुशन रख दिया, गद्दा रख दिया। वो गद्दे भी पता है कैसे होते हैं? अंदर दबने वाले, तो जब हम उन पे गिरेंगे तो गद्दा अंदर की तरफ दबेगा, तो हम एकदम नहीं रुक जाएंगे, हम उस गद्दे को दबाएंगे। तो हमने क्या करा, टाइम जो एकदम जीरो होना था, अब हम एकदम से नहीं रुके, अब हमारा टाइम बढ़ गया मोमेंटम के जीरो होने का, और इससे कम फोर्स प्रोड्यूस होगी, कम बल बनेगा और हमें चोट नहीं लगेगी। ये है आपका रीजन।
तो हमने टाइम को बढ़ाया है ताकि मोमेंटम आराम आराम से 0 हो। जितनी भी कार है उनमें सीट बेल्ट दी होती है। एक तो इसका आंसर इनर्शिया वाली उसमें भी था। दूसरा देखो, मान लो बहुत तेज स्पीड से जा रही है कार, अब टकरा गई और एकदम से सीट भाई ब्रेक लगे, क्या होगा? हम एकदम से आगे होंगे ना, तो होगा क्या, इतनी तेज स्पीड से आ रहे थे और एकदम रुकते ही हम टकराएंगे और एकदम से ज्यादा फोर्स बनेगी, हमारा सिर फूट जाएगा। अब होगा क्या, अगर सीट बेल्ट होगी, हम एकदम से नहीं रुकेंगे क्योंकि सीट बेल्ट स्ट्रेचेबल होती है, खींचने वाली होती है, तो आराम आराम से हम आगे जाएंगे। स्लो मोशन में भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जो एकदम होना था वो कुछ सेकंड्स में होगा, कुछ सेकंड का टाइम मिल जाएगा हमारे मोमेंटम को 0 होने में। और जब भी आप टाइम बढ़ाओगे, चाहे कुछ सेकंड से बढ़ाओ, कम फोर्स प्रोड्यूस होगी, हमें कम चोट लगेगी, सिंपल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है, यानी जितनी स्पीड से वो चेंज हो रहा है वो स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है, टाइम बढ़ा देते हैं हम और कम फोर्स बनती है और हमें चोट नहीं लगती। तो गाइज ये था, अच्छा, ये था कंप्लीट मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसी के साथ सारे क्वेश्चंस मैंने इंसर्ट कर दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो डेफिनेटली उनको अच्छे से कर लीजिएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए उनके नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही जो टॉपिक आप चाहते हो कि हम लोग उस पर वीडियो लेकर आए साइंस में, प्लीज कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। पूरा फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के बैच में अवेलेबल है, साथ ही ऑफिसर बैच में अवेलेबल है। तो आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट बैचेस अवेलेबल है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।